टूटा रूस का सब्र, यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन में घुसे रूसी टैंक, कई की मौत। एयरपोर्ट पर गरजी मिसाइलें, सहमा यूक्रेन। जमीन से लेकर हवा तक बरसे रूसी बम और गोले। कई देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए तैयार की सेनाएं। यूक्रेन का साथ देने वालों को रूस ने दी धमकी। यूक्रेन की राजधानी में मची भगदड़। यूक्रेन रूस में शुरू हुआ महायुद्ध। यह है वर्ल्ड वॉर 3 की आहट। बिल्कुल, और रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले को तेज कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी मिसाइलों की धमाके की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन दूसरी ओर रूस का कहना है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा। रूस ने इस बात से भी इनकार किया है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में उसके एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से कहा है कि यूएस और नेटो देश के सहयोगी देश शांत नहीं बैठेंगे। रूस में इस कदम का जवाब दिया जाएगा। रूसी अटैक के बाद के हालात पर भारत में भी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद की अपील की है। रूस और भारत के मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अपील की गई है कि वो तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करें। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में यूक्रेन के बॉर्डर पार करते हुए रूस के टैंक दिख रहे हैं। वहीं यूक्रेन में तबाही शुरू हो गई है। रूस ने हवाई हमले से यूक्रेन के कई सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों को भी नष्ट करने का दावा किया है। और रात भर चले हमलों के बाद आग और धुएं के गुबार की तीसरी तस्वीर है, जहां शहर शहर रूस का हर कहर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने देखी रूस से आती हुई, यूक्रेन से आती हुई, और इधर भारत के दूतावास से संदेश जारी किया गया है। वो ये है कि सभी जो कीव की यात्रा कर रहे हैं, उन जिनमें कीव के पश्चिम भागों से यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर उन्हें जाने की सलाह दी गई है। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट सुशांत सरीन हमारे साथ अब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट हुए हैं बिल्कुल ताज़े। क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया की शक्तियां रूस को रोकने में नाकाम रही हैं? क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, ऐसा माना जाए? नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की तो शुरुआत शायद नहीं है, लेकिन क्या वो नाकाम हुई है? बिल्कुल नाकाम तो सामने हमारे के नाकाम हो गई है। रूस ने जो करना था, अपनी फौजी शक्ति जो थी, फौज की शक्ति जो इस्तेमाल करनी थी, वो कर ली, और दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बारे में। और उसके साफ प्रमाण हमारे सामने है। जो नेटो देश है वो तो पहले से ही कह चुके थे कि हम इस लड़ाई में नहीं डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं करेंगे, हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे, उनको जो भी चीजों की जरूरत है वो दे देंगे, लेकिन हम अपनी सैन्य प्रदर्शन या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे यूक्रेन के लिए। अमेरिका भी ये कह चुका है। तो यूक्रेन इस लड़ाई में अकेला है, और अभी तक जो भी हमारे सामने खबरें आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि उनके पास शायद वो क्षमता नहीं है रूस की जो फौज है उसको रोकने की। तो हालात तो उस तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि दुनिया की जो शक्तियां हैं तमाम, खास तौर पश्चिमी देशों की, अब इसके बाद वो क्या कदम उठाती हैं। कोई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो शायद अभी भी नहीं करेंगी वो, लेकिन
आर्थिक प्रतिबंध वो क्या लगाते हैं, वो किस तरीके के आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, क्या वो रूस के ऊपर असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कितने होंगे, और उसके बाद रूस उसमें किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया आएगी। अब तो ये तमाम सवाल देखने होंगे। दूसरी चीज ये है कि रूस ने जो आज एक लिहाज से उसको हिमाकत माना जाए जो की है यूक्रेन में, ये तो उसी तरीके की है जो 1950 और 60 के दशक में वो पहले कर चुके हैं, चाहे वो हंगरी हो या चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो। जौन से देश उनके दायरा क्षेत्र के अंदर आते थे या उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे, अगर वो कहीं पे भी अलग होने की कोशिश करते थे तो रूस अपनी फौजें भेज करके उनको वापस अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आता था। तो टेक्निकल तौर पर यूक्रेन भी शायद एक आजाद देश होगा, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस में वो रूस का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाएगा, और शायद हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये डेवलपमेंट तो होते ही रहेंगे और पल पल ये तस्वीर बदल रही है। सुशांत जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नेटो के प्रमुख ने अपना बयान दिया है, ये जो नए डेवलपमेंट हुए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। An attack on one will be regarded as an attack on all. This is our collective security guarantee. Today, the North Atlantic Council decided to activate our defense plans at request of our top military commander, General Todd Walters. This is a prudent and defensive step to protect and shield allied nations during this crisis. And it will enable us to deploy capabilities and forces, including the NATO response force, to where they are needed. In response to Russia's massive military build-up, we have already strengthened our collective defense, on land, at sea and in the air. In the last weeks, allies from North America and Europe have deployed thousands or more troops to the eastern part of the alliance and placed more on standby. बिल्कुल, तो हर तरह से यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही है नेटो प्रमुख ने यूक्रेन को। नेटो सेनाएं जो हैं वो इस कोशिश में भी हैं कि बहुत ज़्यादा ये मामला आगे न बढ़े। यहाँ पर जो रूस की तरफ से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, अब नेटो के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर वो नेटो की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन के साथ खड़ी होंगी। सुशांत जी, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में भारत का रुख भी समझना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन ने भारत से हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि उसका रुख जो है वो न्यूट्रल है। क्या वजह दिखाई देती है आपको इसके पीछे? नहीं, देखिए, जो यूक्रेन ने भारत को गुहार लगाई है वो यूक्रेन का धर्म था, उनकी जरूरत थी, और उसके तहत उन्होंने वो गुहार लगाई है। अब हम जितने मर्जी संवेदनशील हों यूक्रेन के प्रति, और ये तो स्पष्ट है कि जो रूस के अपने जरूर सुरक्षा के इंटरेस्ट थे, लेकिन जिस तरीके का कदम आज उठाया गया है ये किसी भी तरीके से आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, शायद कड़वी सच्चाई है, कि इसमें भारत को भी ये देखना पड़ेगा कि अपने वो हित जो हैं वो किस तरीके से उनको डिफेंड कर सकता है। अब हमारी जितनी मर्जी यूक्रेन के प्रति सद्भावना हो, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट है हमको उसको बचाने के लिए अभी तक तो हम न्यूट्रलिटी का पोजीशन लेंगे, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम कब तक इसको सस्टेन कर पाएंगे। इशू वो रहेगा, और हम तब तक तो जरूर न्यूट्रलिटी रख सकते हैं जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि जो देश जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है इस सारे के सारा जो अब हादसे हो रहे हैं, उस सारी प्रक्रिया में जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है, खास तौर पर जो पश्चिमी यूरोप के देश या जो नेटो के देश हैं, जिसमें जो बड़े वाले देश हैं अमेरिका, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम ये जो मुल्क है, इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है जो कुछ आज हुआ है।
पहले हम ये तो देखें ना, ये क्या कदम उठा रहे हैं। एक तो वो इनके जो निंदा प्रस्ताव है वो अपनी जगह, लेकिन पहले ये तो वो बताएं कि हमसे जो ये अपेक्षा है कि हम बढ़ चढ़ के चौधरी बनेंगे। हमको अभी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है इस सारे के सारे विवाद में। हम पहले इनको तो देखें ना, जिनका इसमें गेम में सारी जो प्रक्रिया है, जिनमें जिनका हिस्सा है इसमें, वो अभी कितना हिस्सा डालते हैं, वो अभी क्या कदम उठाते हैं, उसके बाद हम भी कर लेंगे। लेकिन एक इस स्टेज पर हमारे से ये कहना कि भाई हम रूस के खिलाफ कोई बहुत बड़ा बयान दाग दें और अपना सारा का सारा जो वजन है वो पश्चिमी देशों के हित में करें, मेरे ख्याल अभी बड़ा प्रीमेच्योर होगा ये। शायद हमारे को बाद में करना पड़े, लेकिन इस समय हमारे को करने की वो जरूरत नहीं है। जब तक ये पहले ना कर ले जो कुछ इन्होंने कर, उसके बाद हम भी सोच लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुशांत जी यहाँ पर कि पहले देखना होगा कि जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या कदम उठा रहे हैं। भारत को जब ज़रूरत होगी तब वो बीच में आ सकता है। यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि रूस का शुरू से स्टैंड ये था कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आखिरकार वो यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई ही दे रहा है। क्या आपको लगता है कि ये उकसावे में शायद उठाया हुआ एक कदम है? देखिए, अब वो क्या सोच करके पुतिन साहब ने ये कदम उठाया है, ये तो पुतिन साहब ही जानते हैं। तमाम जो हमारी अटकलें थी या हमारा आंकलन था वो तो सब धरा का धरा रह गया, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम लोग तो मैं तो खैर यही सोच रहा था कि कोई आक्रमण नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी, लेकिन ऑब्वियसली पुतिन साहब ये नहीं समझते। तो अब आगे पुतिन साहब क्या समझते हैं, अब मैं तो अब संकोच करता हूं ये आगे बोलने में। लेकिन देखिए, थोड़ी सी जो हालात थे वो भी बदलाव उसमें भी आया। जब पुतिन साहब ये कह रहे थे कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, तो शायद वो एक ऐसी स्टेज थी, और ये हमको याद रखना चाहिए 2-3 दिन पहले से बात नहीं शुरू हुई, ये चंद हफ्ते हो गए हैं इस सारी की सारे प्रक्रिया को। उस समय ये था कि वो एक शक्ति प्रदर्शन करके फौजों को सरहद पर ला करके एक नेगोशिएशन का पोजीशन बना रहे थे, जिसमें वो नेटो के देशों और यूक्रेन को ये बता रहे थे कि देखिए, आप हमारी भी जो सुरक्षा के इंटरेस्ट है उसका आप उसको नजरअंदाज मत करें, आप यूक्रेन की न्यूट्रलिटी को बरकरार रखें और नेटो की जो एक्सपेंशन है उसको यूक्रेन में ना एक्सटेंड करें। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक कूटनीति के लिए एक खिड़की भी खोल के रखी हुई थी, एक दरवाजा खोल के रखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल पश्चिमी देशों ने भी जिस तरीके की पोजीशंस ली, उससे वो जो स्पेस थी कूटनीति की वो लगातार कम होती जा रही थी, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही थी वैसे वैसे रूस के जो रवैया था उसमें तब्दीली आ रही थी। और मेरे ख्याल जो 2 या 3 दिन पहले पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट आया या एक लंबा उनकी तकरीर हुई टेलीविजन के ऊपर, जिसमें उन्होंने पहली बारी यूक्रेन के बारे में ये कहा कि इसको तो आजाद मुल्क होने का कोई हक भी नहीं है। मेरे ख्याल उस समय हमारे को शायद ये महसूस कर लेना चाहिए था कि अब उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। दूसरी चीज ये कि जितनी उन्होंने फौजें बॉर्डर पे लगा रखी थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, वो एक कन्वेंशनल स्फीयर में लगता नहीं था कि काफी होंगी एक और आजाद रियासत के ऊपर आक्रमण करने के लिए और उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन शायद रूसी यूक्रेन की कितनी शक्ति थी उसका ज्यादा बेहतर उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि वो कितनी रेजिस्टेंस होगी, कितनी वो खड़े रहेंगे हमारी फौजों के सामने, और हमारे को कितनी फौजों की जरूरत होगी, और शायद वहां पर भी हम लोग विफल हुए। खैर मैं तो अपने, बाकी लोगों का तो नहीं मैं कहता, मैं अपने बारे में तो जरूर ये कह सकता हूँ कि शायद मेरा उसमें जो असेसमेंट थी बिल्कुल ही गलत साबित हुई। और रूस की जो असेसमेंट थी वो ये थी, और उन्होंने प्रॉपरली गेम कर लिया था कि हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख की फौज के साथ भी यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, और उसकी जो फौज है उसको बिल्कुल ध्वस्त करके जो भी हम करना चाहते हैं यूक्रेन में वो कर पाएंगे।
और शायद उनका जो ये सारा का सारा अनुमान था वो अभी तक तो एटलीस्ट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक तो वो ठीक ही होते हुए नजर आ रहा है। करेक्ट सुशांत जी, यहाँ पर अब एक कयास लगाते हैं, अगर ये माना जाए कि किसी तरीके से जो स्थिति अभी तक बनी है उसको यहीं रोक लिया जाए, ये जो जंग की स्थिति पैदा हुई है, क्या आपको लगता है कि इसको रोका जा सकता है? इस समय ये जंग यहीं रुक सकती है? आपके व्यू में क्या रास्ता हो सकता है इसके लिए? यार रुकने को तो रुक सकती है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशंस पुतिन साहब ने लगा दी हैं, जहां पर उनके अब रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें ये भी है कि भाई हम ये जो वहां पर सरकारी तंत्र है उसमें पूरी तरीके से फेरबदल करेंगे, और ये जो फोर्सेस हैं इसको जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या, इनको जब तक हम खदेड़ नहीं देते तब तक हम आराम नहीं करेंगे। तो उसका मतलब तो ये है कि एक रिजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। अब रिजीम चेंज का डॉक्ट्रिन तो पश्चिमी देशों ने निकाला था, लेकिन उसको पुतिन साहब अब लागू कर रहे हैं यूक्रेन में। तो जंग शायद रुक जाए अगर जो यूक्रेन की हुकूमत है या जो उसका अभी का सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से हथियार डाल के बोले कि अच्छा जी हम तो छोड़ के जा रहे हैं, आप जंग रोक दें, तब तो शायद रुक जाएगी। नहीं तो रूस की तो शायद नियत और नीति जो है वो यही अब लगती है कि हम इसके ऊपर काबिज होके अगर ये खुद नहीं जाते तो हम इनको निकाल देंगे और अपने पसंद की एक हुकूमत वहां पर बिठा देंगे। हम बेशक अपनी फौजें थोड़ी बहुत रखेंगे, बाकी सारी निकाल के वापस ले जाएंगे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। औपचारिक तौर पर आजाद रियासत होगी, लेकिन असल में हमारा एक सैटेलाइट स्टेट होगा। करेक्ट सुशांत जी, एक आखिरी सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ, यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है, ये सभी लोग मिलकर अब प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं रूस पर। धीरे धीरे शुरुआत भी हो गई है। किस तरह का असर आप देखते हैं इन सैंक्शंस का, खास तौर पर रूस के लिए इसके क्या मायने हैं? नहीं, इस प्रतिबंध लगाएंगे तो उसका रूस को भी असर पड़ेगा और पश्चिमी यूरोप को भी असर पड़ेगा। वो ऑयल और जो तेल और गैस का जो क्षेत्र है उस पर केंद्रित है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, और बहुत यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो रूस के जो ऑयल और गैस की बहुत बड़ी मार्केट है। तो एक तो वहां पर असर पड़ेगा। वो पूरी तरीके से ऑयल और गैस रूस से लेना बंद कर देंगे? अगर वो ये करते हैं तो शायद ये 70 साल 75 साल में पहली बार ही होगा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भी रूस से वो ऑयल और गैस जाता था वहां पर। तो एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा इसका पहलू ये है कि रूस, हमको याद रखना चाहिए कि और बहुत सारी ऐसी मिनरल्स हैं, तमाम टाइटेनियम से लेके पैलेडियम और पता नहीं क्या क्या, जो रूस एक लिहाज से दुनिया की मंडियों को कंट्रोल करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं आईटी क्षेत्र में और तमाम और औद्योगिक उत्पादकता के लिए। उसमें अगर आप सैंक्शन लगाते हैं तो क्या आप उन पदार्थों के ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे? और अगर आप ये सब कुछ करते हैं, खासतौर पर तेल के ऊपर आप एक रोक लगाते हैं, और ईरान वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट से बाहर है, उसके बाद जो दूसरी बड़ी शक्ति है ऑयल और गैस के क्षेत्र में रूस, उसको भी आप तेल की मंडी से निकाल देते हैं या बहुत हद तक निकाल देते हैं, तो फिर एक तो दाम पर असर पड़ेगा जो हमारे को नजर आ रहा है ऑलरेडी। आज शायद मेरे ख्याल $5-6 से और बढ़ गया है दाम। तो एक तो वो असर पड़ेगा। दूसरा, अगर पश्चिमी यूरोप जो है, जो अभी तक बहुत सारे अपनी सप्लाईज रूस से सोर्स कर रहा था, अब उसको दूसरे स्रोत चाहिए होंगे। अब वो दूसरे स्रोत बहुत सारे जो हैं वो मिडल ईस्ट सप्लाईज लेते हैं। तो एक तो दाम का फर्क पड़ेगा,
दूसरा, क्या जो सप्लाईज है उस पर भी कोई कदघन लगेगा या शॉर्टेजेस होंगी, तो अब वो भी एक पहलू है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि यूरोप के जो देश है वो ऑलरेडी वहां पर इन्फ्लेशन काफी हाई हो गई है, और पिछले 40-50 साल में सबसे ज्यादा नंबर है उसका। और ये जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था थी इनकी, वो अभी भी जो कोविड का शॉक था उससे बाहर नहीं निकली। ऐसे में यूक्रेन का शॉक क्या ये झेल पाएंगे, और सैंक्शंस जो ये लगाएंगे और उससे जो कीमतें और बढ़ेंगी उसको ये कैसे झेलेंगे, और उसका क्या असर होगा इनकी अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिसका 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 एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। तो अब लेकिन देखना पड़ेगा कि ये कितनी सैंक्शंस लगाते हैं। तो वही जो आपका पहले का एक सवाल था कि भारत को क्या करना चाहिए या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो हम पहले देखते हैं कि ये लोग क्या सैंक्शन लगाते हैं जिनका हिस्सा है इस सब में। पहले वो देख लें कि ये भी कुछ पेन लेना चाहते हैं कि नहीं, कुछ तकलीफ इनको झेलने को तैयार है रूस को सबक सिखाने के लिए, कि ऐसे ही बस बातचीत के लिए बातचीत हो रही है। तो हम एक बार वो देख लेंगे तो फिर हम भी अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या पोजीशन लेनी है। बिल्कुल, वक्त ही बताएगा कि किसका क्या स्टैंड है और उस पर भारत का क्या रवैया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत शिरीन जी, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होकर इस पूरे पहलू को हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज जो हालात हैं रूस और यूक्रेन के बीच, इसकी जड़ें दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जाकर जुड़ी हैं। दरअसल रूस का यूक्रेन से तनाव तो पहले ही था, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इतना मामला बिगड़ा क्यों है, आखिर कौन है, क्या है नाटो, और ये क्या पूरा मामला था, ये समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर ओर तबाही का आलम, धरती से लेकर आसमान तक धुआं ही धुआं, हर धुएं के गुबार में मौत और बर्बादी की आहट। यह है रूस और यूक्रेन के बीच जंग का ऐलान, जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, और हमले की बड़ी वजह है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है और 30 देश इसके सदस्य हैं। नाटो जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। 1949 में जब नाटो बना तो इसके 12 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और पोर्चुगल था। आज नाटो में 30 देश शामिल हैं। नाटो का सैन्य संगठन है जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के पीछे हालिया वजह नाटो भी है। दरअसल यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था ताकि रूस की सीमा तक नाटो सेनाओं की स्थायी मौजूदगी हो, और रूस को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाटो के विस्तार पर आपत्ति जता चुके हैं, क्योंकि रूस की सीमा से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की नाटो के सदस्य हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा और यही उसे गवारा नहीं। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो में जुड़ता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएंगी, जो रूस के लिए बड़ी चुनौती है। चाहे सैन्य ताकत हो या रक्षा पर चर्चा, दोनों ही मामलों में रूस और नाटो का कोई मुकाबला नहीं है। नाटो के मुताबिक साल 2021 में सभी 30 देशों का अनुमानित खर्च 1174 अरब डॉलर से ज्यादा का है। 2020 में नाटो के देशों ने 1106 अरब डॉलर खर्च किए थे। वहीं रूस ने 2020 में अपनी सुरक्षा पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किया था, और यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और फिर उसकी सुरक्षा पर कोई हमला खड़ा हो सके, और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। ET Now सुदेश।
बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि ये जो कहानी है, ये जो जंग का माहौल, तनाव जो बना हुआ है, ये आने वाले समय में कौन सा रुख लेता है। अलग अलग तरह के बयान लगातार चल रहे हैं, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स हर मिनट हो रहे हैं और ईटी नाउ स्वदेश पर हम लगातार आपको इस पूरी अपडेट की जानकारी जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश बदल रहा है,